हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेशन में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्शन रिसर्च के बारे में, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, उसकी सारी जितनी भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो हम यहाँ पर शॉर्ट तरीके से डिस्कस करेंगे। आप में से काफ़ी लोगों ने एक्शन रिसर्च को बहुत सारी बुक्स में पढ़ा होगा, टेक्स्ट में पढ़ा होगा, PDF फॉर्म में पढ़ा होगा, लेकिन कई बार ये होता है कि पढ़ने के बाद भी हमें इतना समझ में नहीं आता है, ठीक है। और कई बार डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से पढ़ रहे हैं। मुझे आशा है कि ये जो आज की वीडियो है, जितनी भी बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी, ये आप लोगों को समझ में आएगी और आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने अब इस सेशन को, ठीक है। पूरी वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले देखो, एक्शन रिसर्च क्या होता है उस पे चलेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे कि ये एक्शन रिसर्च जो वर्ड है वो किसने सबसे पहले दिया था। तो नाम याद रखिएगा कि एक्शन रिसर्च जो वर्ड है, जो टर्म है, वो कर्ट लेविन ने दिया था। किसने? कर्ट लेविन ने दिया था, जिन्होंने फील्ड थ्योरी भी दी थी साइकोलॉजी के अंदर। तो कर्ट लेविन ने सबसे पहले ये टर्म यूज किया, एक्शन रिसर्च, ठीक है। तो टर्म पूछा जाता है कि किसने दिया, तो कर्ट लेविन ने 1934 समथिंग 35 के करीब जो है ये टर्म दिया था, एक्शन रिसर्च, ठीक है। अब ये प्रश्न आता है कि एक्शन रिसर्च क्या होता है, हम क्यों करते हैं, क्या ये और अदर रिसर्च से अलग है या सेम है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो एक्शन रिसर्च होता है वो एक प्रकार का एप्लाइड रिसर्च होता है। कैसा रिसर्च होता है? एप्लाइड रिसर्च। एप्लाइड रिसर्च का मतलब है जो प्रयोगात्मक होता है, जिसे आप अप्लाई करते हो, ठीक है। एक होता है हमारा बेसिक रिसर्च, ठीक है। एक हमारा होता है बेसिक रिसर्च, एक होता है हमारा एप्लाइड रिसर्च। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसको थोड़ा सा समझिएगा। जब आप इन दोनों में डिफरेंस को समझोगे तो आपको एक्शन रिसर्च और क्लियर होगा, ठीक है। बेसिक रिसर्च वो रिसर्च होता है जो हम साइंटिफिकली तो कर रहे हैं, जहां पर हम कोई ना कोई शोध करते हैं, जहां पर हम कोई सिद्धांत, कोई थ्योरी दे देते हैं, वो रिसर्च हमारा बेसिक रिसर्च होता है, जो हम साइंस की फील्ड में करते हैं। जब किसी को कोई थ्योरी देनी है, जैसे न्यूटन ने अपना लॉ दिया, तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो एक्सपेरिमेंट कौन सा एक्सपेरिमेंट है? बेसिक है, ठीक है। तो बेसिक रिसर्च वो रिसर्च है जहां पर आप कोई ना कोई थ्योरी को जनरलाइज कर रहे हो, आप कोई सिद्धांत दे रहे हो, आप कोई रूल दे रहे हो, वो आपका बेसिक रिसर्च होता है। और अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, जिसे हम प्रयोगात्मक भी कहते हैं। अप्लाइड रिसर्च वो रिसर्च है जो हमारी व्यवहारिकता में होता है, जो हमारी व्यवहारिक जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, या जो व्यवहारिक हमारे सामने जो प्रतिदर्श है उससे संबंधित होता है। तो जब हम एक्शन रिसर्च की बात करते हैं तो ये जो एक्शन रिसर्च है वो एक प्रकार का अप्लाइड रिसर्च होता है, जिसे हम अपनी जो जिंदगी है, जो हमारे आसपास की जो क्षेत्रीय विद्यालय की समस्या है, उसमें हम इसको अप्लाई करते हैं और देन हम समस्याओं का समाधान करते हैं। तो एक्शन रिसर्च क्या है? एक्शन रिसर्च एक ऐसा वैज्ञानिक शोध है, एक ऐसा वैज्ञानिक प्रक्रिया है जहां पे विद्यालय की समस्याओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, उन समस्याओं पे विचार किया जाता है। एक जो विद्यालय है या जो कक्ष है या जो विद्यालय के लोग हैं उनसे रिलेटेड, बेसिकली आपका जो सीमित क्षेत्र है एक विद्यालय का, उनसे रिलेटेड समस्याओं का समाधान किया जाता है और उनको क्या किया जाता है? एक साइंटिफिक तरीके से दूर किया जाता है, ठीक है। तो जो एक्शन रिसर्च है उसका उद्देश्य बेसिक रिसर्च की तरह कोई थ्योरी देना, कोई सिद्धांत देना, कोई नियम देना नहीं होता है। इसका सीधा सा सरोकार किससे होता है? विद्यालय में जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को कैसे आप समाधान करेंगे। वो समस्या विद्यालय की कोई भी हो सकती है, कोई विद्यालय में प्रधानाध्यापक की समस्या है, शिक्षक की कोई समस्या है, छात्रों से संबंधित कोई समस्या, कोई विद्यालय की गतिविधियों से संबंधित कोई समस्या। तो इन समस्याओं को जब हम वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो वो हमारे एक्शन रिसर्च का पार्ट होता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान वही है। क्रियात्मक का मतलब है कि आप क्रिया कर रहे हैं, यानी कि आप उसे अप्लाई कर रहे हैं, एंड रिसर्च का मतलब भी यही है कि आप वहाँ विश्लेषण कर रहे हैं समस्याओं का, उनको दूर कर रहे हैं, ठीक है। इतना भी आप समझो कि जो अप्लाइड रिसर्च है वो एक्शन रिसर्च से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है। अब हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, जो मेन बातें हैं। सबसे पहले जो एक्शन रिसर्च हमारा होता है, शुरुआत इधर से करते हैं।
अनुसंधानकर्ता कौन होता है एक्शन रिसर्च में? तो याद रखिएगा, एक्शन रिसर्च के अंदर जो अनुसंधानकर्ता होता है वो या तो कोई शिक्षक हो सकता है, उस विद्यालय का प्रबंधक हो सकता है जो मैनेजमेंट में है, प्रधानाध्यापक हो सकता है, या तो विद्यालय का निरीक्षक हो सकता है। तो एक ऑप्शन आपका बन जाएगा एग्जाम में कि भाई एक्शन रिसर्च किसके द्वारा किया जाता है। पेपर में ये आ भी चुका है, तो याद रखना कि जो एक्शन रिसर्च है वो टीचर, प्रधानाध्यापक, उसका एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी व्यक्ति है या जो निरीक्षक है कोई भी कर सकता है। तो यहाँ पर अनुसंधानकर्ता कौन होता है एक्शन रिसर्च में? शिक्षक, प्रबंधक, प्रधानाध्यापक, विद्यालय निरीक्षक। कुछ भी याद नहीं करना है, बस आपको ऐसे समझना है, आपको सारी चीजें अपने आप ये सब याद हो जाएंगी। ठीक है। सेकंड है कि समस्या क्या होती है। अगर आप एक्शन रिसर्च कर रहे हो तो वो प्रॉब्लम क्या है, किस प्रॉब्लम पे आप करते हो? तो प्रॉब्लम होती है विद्यालय से संबंधित, विषय से संबंधित, कक्ष से संबंधित, या कक्षा की जो भी दैनिक समस्याएं हैं, जो दिन प्रतिदिन विद्यालय में जो प्रॉब्लम हो रही हैं, किसी भी समय तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगर मैं विद्यालय का नाम लूं तो हो सकता है विद्यालय में बिजली की समस्या, विद्यालय में पानी ना आने की समस्या, विद्यालय के एनवायरनमेंट की समस्या, कोई भी समस्या विद्यालय रिलेटेड हो सकती है। अगर मैं विषय की बात करूं, मान लीजिए गणित में बच्चे कमजोर हैं, तो आपने उस पर एक एक्शन रिसर्च कर लिया, क्यों कमजोर है भाई, क्या रीजन है, कैसे दूर करेंगे आप उनकी कमजोरी, तो वो एक एक्शन रिसर्च हो सकता है। ठीक है। जहां पे आप रेमेडियल भी करते हो वो भी एक आपका एक्शन रिसर्च में आता है। इसके बाद कक्षा की समस्या में भी क्या आ सकता है भाई, बच्चों को बैठने की समस्या है, कक्षा में जो है डेस्क की समस्या है, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है। बच्चों के व्यवहार की समस्या भी इसमें होती है। बच्चों का व्यवहार आप देखेंगे, कोई बच्चा है शैतानी कर रहा है, बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं, एक बच्चा जो लेट आता है काफी, कुछ बच्चे जो विद्यालय से भाग जाते हैं, क्लास बंक कर देते हैं, कोई भी व्यवहारगत समस्या हो सकती है, कोई भी विद्यालय रिलेटेड हो सकती है, कक्ष से संबंधित हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी विद्यालय में या जो कक्षा में आए दिन प्रतिदिन की जो दैनिक समस्याएं होती है उनका समाधान एक्शन रिसर्च के अंदर किया जाता है। और इसका उद्देश्य ही यही होता है कि दिन प्रतिदिन आई हुई जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करना, उनका समाधान वैज्ञानिक तरीके से जब हम करते हैं। ठीक है। तो ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है जो आपको याद रखना है कि विद्यालय और उससे रिलेटेड समस्या जो होती है उनसे संबंधित एक्शन रिसर्च होता है। अगला देखते हैं, इसका जो क्षेत्र है, एक्शन रिसर्च का जो क्षेत्र है वो क्या है, बहुत ज्यादा नैरो है, संकुचित है। नैरो का मतलब है कि जो बहुत ऐसे संकुचन में हो या सीमित हो या स्थानीय हो। तो जो क्षेत्र होता है वो बहुत संकुचित क्षेत्र होता है एक्शन रिसर्च का। बहुत बड़े लेवल पे हम यहाँ समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि जो एक्शन रिसर्च है वो एक विद्यालय का प्रिंसिपल, एक विद्यालय का शिक्षक ही कर रहा है अपने विद्यालय में। यह ऐसा नहीं है कि पूरे स्टेट लेवल के हर स्कूल का वो समस्या का समाधान बैठ के कर रहा है। तो इसका क्षेत्र क्या समझ में आया, बहुत नैरो है। ठीक है। सीमित क्षेत्र होता है, बहुत बड़े लेवल पे हम डिसीजंस नहीं ले रहे हैं, ना हम कोई थियरी बना रहे हैं। ठीक है। स्थानीय समस्याएं होती हैं। स्थानीय समस्याएं मतलब आम समस्या, जो दिन प्रतिदिन की समस्या विद्यालय में हो रही है उनको यहाँ पर समाधान किया जाता है, जो कहीं ना कहीं कक्षा और उस विद्यालय तक ही सीमित होता है। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। क्षेत्र संकुचित है, समस्या विद्यालय से संबंधित है, कक्ष से संबंधित है, छात्र से संबंधित हो सकती है, विषय से संबंधित हो सकती है, और यहाँ पर शिक्षक, जो प्रबंधक है, प्रधानाध्यापक है, कोई भी इसको कर सकता है। ठीक है। उसके बाद परिकल्पना जो होती है, इसमें जो परिकल्पना है इनका निर्माण जो है वो कारणों के विश्लेषण पर होता है। ठीक है। अब ये जो पॉइंट है इसको हम यहाँ पे अच्छे से समझेंगे, जब हम स्टेप्स की बात करेंगे तो आपको ये ज्यादा समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या करते हैं, हम हाइपोथेसिस बनाते हैं और उन हाइपोथेसिस को हम फिर क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी आप इतना समझो कि जो भी परिकल्पना है उनका निर्माण कारणों के विश्लेषण पर होता है। ठीक है। उसके बाद न्यायदर्श क्या होता है इसमें, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं एज अ टीचर तो आपका सैंपल क्या होगा, आप किस पर कंडक्ट करोगे रिसर्च। तो ये जो न्यायदर्श होता है वो शिक्षक जिस कक्षा को पढ़ा रहा है वही उसका न्यायदर्श होता है, वही उसकी जनसंख्या होती है जिस पर वो एक्शन रिसर्च करता है। मतलब अगर आप एक्शन रिसर्च कर रहे हैं तो आपकी जनसंख्या आपकी क्लासरूम के बच्चे होंगे, है ना। आपका विद्यालय है तो उस विद्यालय के छात्र ही होंगे, कोई और नहीं होगा। कहीं बाहर से आप सैंपल्स लेके नहीं आओगे, कोई जनसंख्या लेकर के नहीं आओगे। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो भी इसमें न्यायदर्श होते हैं वो जिस शिक्षक जिस क्लास को पढ़ा रहा है वही उसका न्यायदर्श है, वही उसकी जनसंख्या होती है, उसी पे वो एक्शन रिसर्च करता है और रिजल्ट
फाइंड आउट करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, आपको जस्ट इनको समझना है और कुछ नहीं करना है, आप इजीली यहाँ पे कर लेंगे क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो। ठीक है, अब हम इसकी कुछ और विशेषताओं की ओर चलते हैं। सबसे पहले आता है इट इज अप्लाइड एंड कोलैबोरेटिव रिसर्च। सबसे पहली विशेषता एक्शन रिसर्च की क्या है कि ये जो एक्शन रिसर्च है वो अप्लाइड होता है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही इसलिए बता दिया कि हम यहाँ पे अप्लाइड इसको प्रयोग में लाते हैं, इसलिए इसको अप्लाइड कहा जाता है। यानी कि जो दैनिक समस्याएं आ रही हैं आप उन समस्याओं का समाधान करते हो, इमीडिएट सॉल्यूशन आप निकाल रहे हो, उस समस्या को आप दूर कर रहे हो विद्यालय की, तो ये एक अप्लाइड रिसर्च है। इसका उद्देश्य बहुत बड़ी थ्योरी देना और बहुत बड़ा जो है साक्ष्य प्रोवाइड करना नहीं होता है। ठीक है, अगला है कोलैबोरेटिव होती है, समूह में हम करते हैं। जैसे कि अब एक शिक्षक, प्रबंधक, विद्यालय अध्यापक सब मिलके कर रहे हैं तो एक कोलैबोरेशन में होता है। यहाँ पे छात्र भी शामिल है, अध्यापक भी शामिल हैं, तो ये क्या है, एक कोलैबोरेटिव रिसर्च होता है। उसके बाद अगला देखते हैं, फोकस्ड ऑन अ सिंगल सिचुएशन। एक्शन रिसर्च क्या होता है कि एक विशिष्ट परिस्थिति पे फोकस करता है। अब ये विशिष्ट परिस्थिति का मतलब क्या है, जैसे मान लो विद्यालय में कक्ष में मानिए कि एक कक्ष में बच्चों की वर्तनी अच्छी नहीं है, उनकी स्पेलिंग अच्छी नहीं है, तो आप एक्शन रिसर्च तैयार करोगे तो ये जो समस्या है उनकी वर्तनी की, स्पेलिंग्स की, वो एक विशिष्ट समस्या हुई, एक विशिष्ट परिस्थिति का हम अवलोकन करते हैं और ये फोकस जो है वो एक विशिष्ट परिस्थिति पर करता है, इसीलिए इसको हम सीमित कहते हैं, इसीलिए इसको हम नैरो कहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पे नहीं होता है। ठीक है, अब आप एक्शन रिसर्च कर रहे हैं तो आपकी एक सिचुएशन है, मान लीजिए लाइब्रेरी की कोई प्रॉब्लम है, तो वो एक विशिष्ट सिचुएशन हो गया, एक स्पेसिफिक सिचुएशन है। आपके टॉयलेट की समस्या है, वाटर की कोई समस्या है, वो आपका क्या है, विशिष्ट परिस्थितियां हैं। तो इसका संबंध एक सिंगल सिचुएशन पे होता है, ना कि बहुत बड़े सिचुएशन पे। ठीक है, सिंगल सिचुएशन पे हम फोकस करते, उन्हीं को आप इमीडिएट सॉल्यूशन निकालते हो। तीसरा है कि मोस्ट रिफ्लेक्टिव एंड इवैल्यूएटिव। मोस्टली जो एक्शन रिसर्च होता है वो इवैल्यूएटिव होता है, रिफ्लेक्टिव होता है। अब ये आप समझ गए होंगे कि यहां पर आप क्या करते हैं ना, विश्लेषण करते हैं, निर्देशन और सुधार करते हैं। आप जो भी एक्शन रिसर्च करते हैं उसमें आप सोच विचार करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं और आप उसका मूल्यांकन करते जाते हो। जब तक कि आपका वो समस्या का समाधान नहीं हो रहा, आप प्लान करते हैं, एक्शन करते हैं, फिर प्लान आउट करते हैं। ठीक है, तो वो हम स्टेप्स में डिस्कस करेंगे कि ये रिफ्लेक्टिव कैसे हुआ, कब आप रिफ्लेक्ट करोगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इतना समझो कि ये रिफ्लेक्टिव और इवैल्यूएटिव तरीके का होता है। अगला है, इसका उद्देश्य क्या है। देखो, उद्देश्य समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य होता है कि विद्यालय और कक्षा की जो शैक्षिक कार्य प्रणाली है उसमें सुधार लाना। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही है, बेसिक, कि भाई विद्यालय और कक्षा की जो भी शैक्षिक प्रणाली है, जो एजुकेशनल सिचुएशन है, उसमें सुधार लाएंगे आप। और अपनी कार्यकुशलता में, या जो भी रिसर्च कर रहा है, मान लीजिए कोई टीचर है, वो अगर एक्शन रिसर्च कर रहा है तो वो अपनी कार्यकुशलता में भी वृद्धि लाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक टीचर हूं और मैं इस क्लास को, मान लीजिए कोई क्लास है, मुझे उसकी समस्या को दूर करना है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव, मैं एक एक्शन रिसर्च बनाऊंगी। तो एक्शन रिसर्च का मेरा ऑब्जेक्टिव यही हुआ कि मैं अपने कार्य, जो शैक्षिक कार्य प्रणाली है, जो कक्षा है या जो विद्यालय है, उसकी कार्य प्रणाली में मैं सुधार लाऊं, इंप्रूवमेंट लाऊं और साथ के साथ अपनी कार्यकुशलता में भी क्या करूं, अपनी कार्यकुशलता में मैं वृद्धि करूंगी। तो इसका एक बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, इसको आप ऐसे ही समझ लीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है व्यवहारिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। एक्शन रिसर्च में किस प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाता है, जो व्यवहारिक है। व्यवहारिक का मतलब जो रियल है, जो प्रैक्टिकल है, जो सच में आपके घटित हो रही हैं, तो व्यवहारिक समस्याओं का समाधान हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, मतलब कि जो प्रैक्टिकल, जो रियल, जो हमारी समस्या आ रही है दिन प्रतिदिन विद्यालय में, जो आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है किसी भी चीज को लेकर के, कक्ष हो, छात्र हो, कोई भी हो, तो वो उनका हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद फाइंडिंग इमीडिएट आंसर्स। यहां पर हम एक्शन रिसर्च में अगर हमें समस्या पता है, हम उसको दूर कर रहे हैं, तो उसका हम इमीडिएट सॉल्यूशंस निकालते हैं। आप तुरंत उसका एक प्लान आउट करोगे, आप तुरंत इन स्टेप्स को फॉलो करोगे, ये जो स्टेप्स हैं, और उसके बाद आप तुरंत उनका समाधान निकालते हो।
तो इसका जो फोकस होता है एक्शन रिसर्च का, वो विद्यालय रिलेटेड, विद्यालय और कक्षा कक्ष की कार्य वृद्धि में या कार्य कुशलता में जो है चेंजेस लाना, अच्छा करना होता है, इम्प्रूवमेंट लाना होता है, और साथ के साथ तुरंत हल निकालना या इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं कि ये जो हम हल निकालते हैं, ये जो हम इवैल्यूएशन करते हैं, ये जो हम विश्लेषण करते हैं, वो कैसे करते हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं एक्शन रिसर्च के, जो आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, कुछ चरण हैं, आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग चरण मिल जाएंगे, लेकिन बेसिक आपको ये याद रखना है इसी तरीके से। ठीक है, सबसे पहला चरण आता है, सबसे पहला स्टेप है एक्शन रिसर्च का कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। अगर आप एक्शन रिसर्च कर रहे हैं तो सबसे पहला आपका चरण यही है कि आप समस्या को पहले पहचानेंगे। आप ये देखेंगे कि समस्या है क्या। ठीक है, सबसे पहला आसान है कि समस्याओं का क्या करना, निदान करना। ठीक है, आप क्या करेंगे कि वहां पे पहचान करेंगे, आप पहचान करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, समझ आ गया, प्रॉब्लम क्या है आपने आइडेंटिफाई कर लिया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आता है कि अब आपने निदान कर लिया, अब आप उसका सीमांकन करेंगे। अब ये सीमांकन क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल देती हूँ, स्पेलिंग का एग्जाम्पल ले लो। मान लीजिए हिंदी में बच्चों की वर्तनी में त्रुटियां हैं, बच्चे स्पेलिंग्स बहुत गलत लिखते हैं हिंदी में या इंग्लिश में। तो अब समस्या को मैं पहचान गई, मैंने समस्या क्या की, पहचान की। मान लो मैंने कोई टेस्ट लिया, मुझे दिखा कि अरे सारे बच्चे तो, ज्यादातर बच्चों की स्पेलिंग्स मिस्टेक है। तो यहाँ पर मैंने समस्या को क्या कर लिया, निदान कर लिया। मुझे समस्या पता है कि बच्चों को स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। सेकंड है सीमांकन। कैसे होगा, आप डिफाइन करोगे उस समस्या को, मतलब बेसिकली लिख दोगे एक तरीके से। ठीक है, अब आप एक एक्शन रिसर्च बना रहे हैं तो आप उसको सीमांकन कर देंगे, प्रॉब्लम को डिफाइन कर दोगे कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों में जो है वर्तनी संबंधित त्रुटियां हैं। ठीक है, तो आपने एक तरीके से उसको क्या कर दिया, समस्या को डिफाइन कर दिया। ठीक है, तीसरा आता है, अब समस्या का, आपको समस्या पता है, समस्या आपने उसका सीमांकन भी कर दिया। अब आप देखोगे कि संभावित कारण क्या है, क्या रीजन है, आप एनालाइज करोगे यहाँ पे कॉजेज। तो यहाँ पर हमारा एनालिसिस आ गया है ना, आप एनालिसिस यहाँ कर रहे हो कि भाई कारण जो है समस्या के वो क्या है, बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीजन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे रीजंस फाइंड आउट करोगे। अब मान लीजिए आपको रीजंस पता चल गए। ठीक है, आपको रीजन पता चल गया, हो सकता है कि बच्चों ने ध्यान से पढ़ा नहीं, एक ये रीजन हो गया। हो सकता है कि बच्चे जो हैं उनको मात्राओं का ज्ञान नहीं है, ये रीजन हो सकता है, कोई भी रीजन है। तो आप रीजन को पता लगा लोगे, आपको कारण पता चल गए। उसके बाद हम क्या करते हैं, परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। आप हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेट करते हो। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, कारणों के पता लगाने के बाद आप परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। परिकल्पना बनाने का मतलब है कि अब आप उसको कैसे समाधान करोगे, वो आप परिकल्पनाएं बनाते हो। परिकल्पनाओं का मतलब है कि अब आप उसको कैसे दूर करोगे, आपकी कुछ परिकल्पनाएं होंगी। जैसे मान लीजिए स्पेलिंग मिस्टेक है, तो मेरी परिकल्पना यह है कि मैं उनको रोज एक पेज लिखने के लिए दे दूंगी। मेरी परिकल्पना यह है कि मैं उन्हें रोज डिक्टेशन दे दूंगी। मेरी परिकल्पना यह है कि मैं उन्हें घर से लिखने के लिए दे दूंगी। या फिर ये हो सकता है कि मैं उन वर्ड्स को बच्चों को मैं पहले 12 खड़ी सिखाऊंगी, ये मेरी परिकल्पना हो गई। तो यानी कि उनकी वर्तनियों को, आप जो कारण है उन कारणों को दूर करने के लिए आप क्या क्या करेंगे, तो वो आप एक हाइपोथेसिस बनाते हो। ठीक है, अब आपने हाइपोथेसिस बना लिया कि आप ऐसे 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 दूर करेंगे। अब आपने जो सोचा है यहाँ पर, आप उसको यहाँ पे क्या करेंगे, आउटलाइन बनाएंगे। अब यहाँ पर कार्य रूपरेखा का निर्माण में आप क्या करेंगे, आप डाटा कलेक्ट करोगे, आप रिसोर्सेस कलेक्ट करोगे कि आप उसको कैसे दूर करना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कार्य रूपरेखा में मैं क्या करूंगी, जो मैंने सोचा था, जो मेरा हाइपोथेसिस था, मैं उसको यहाँ पर टेस्ट करूंगी, मैं उसको एक्चुअल में करके देखूंगी। जैसे मान लीजिए मैंने सोचा है कि मैं बच्चों को 12 खड़ी सिखाऊंगी, तो मैं उसको क्लासरूम में जाकर के अगले दिन करूंगी। तो वो मेरा हो गया कार्य रूपरेखा का निर्माण करना। ठीक है, हाइपोथेसिस तो सोचा है, तो जो भी यहाँ पर हम लोग रूपरेखा का निर्माण करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, अपने जो परिकल्पनाएं हैं इनको हम टेस्ट करते हैं। बेसिकली बस आपको इतना जानना है कि आपने जो परिकल्पनाओं का निर्माण किया, आप यहाँ पर उसको
कार्य रूपरेखा में यानी कि वर्किंग आउटलाइन में उसको आप क्या करते हो, एग्जीक्यूट करते हो। अब आप यहाँ पे क्या करते हो, डाटा कलेक्ट करोगे, आप यहाँ पे डाटा कलेक्ट करोगे, रिसोर्स कलेक्ट करोगे कि आप उसको कैसे अप्लाई करोगे। सिंपल सी बात है कि जो आपका परिकल्पना है आप उनको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप उनको रियलिटी में आप उनको कर रहे हैं, तो वो आपका कार्य रूपरेखा है, आप उनको एग्जीक्यूट करते हैं, प्रॉब्लम्स को आप वहां पर दूर करते हैं। उसके बाद लास्ट हमारा आता है निष्कर्षों का प्रतिपादन या फिर मूल्यांकन करना। अब आप यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी आपने कार्य रूपरेखा यहाँ पे बनाई, जो भी आपने बच्चों के ऊपर इसको अप्लाई किया, अब आप यहाँ पे निष्कर्ष देखते हैं, आप वहां पे इवैल्यूएट करते हैं कि आपकी जो स्ट्रेटेजी थी, जो आपने किया वो कितना सक्सेसफुल रहा, तो आप यहाँ पर उसको निष्कर्षों का प्रतिपादन कर देते हो। और लास्ट में हम क्या करते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसमें हम ओवरऑल शुरू से लेके अंत तक ये लिखते हैं कि आपने जो रिसर्च पूरा का पूरा किया, चाहे वो कितने भी दिन आपने उसको लगाए या कितना भी आपको टाइम लगा, वो कितना सक्सेसफुल हुआ, कितना नहीं हुआ, क्या क्या आपको समस्याएं आई, सारी चीजें आप एक रिपोर्ट बनाते हो, उसको आप तैयार करते हो। तो ये हमारा क्या है, एक चरण है एक्शन रिसर्च का जो इस प्रकार से फॉलो होता है। सबसे पहले हम समस्या को पहचान करते हैं, निदान करना, उसके बाद सीमांकन करना, फिर कारणों का पता लगाना, कारणों के पता लगाने के बाद हम परिकल्पनाएं बनाते हैं, परिकल्पनाओं को बनाने के बाद उसे हम क्या करते हैं, उसको हम अप्लाई करते हैं, कार्य रूपरेखा का निर्माण करते हैं, उसे अप्लाई करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, उसके बाद हम निष्कर्ष निकालते हैं और फिर हम रिपोर्ट तैयार करते हैं। ठीक है, सो ये हमारे कुछ स्टेप्स थे। अब हम चलते हैं कि कुछ इसकी सीमाएं भी होती हैं, अगर इनकी कुछ विशेषताएं हैं या कुछ अच्छी बातें हैं तो इनकी कुछ सीमाएं भी होती हैं। सीमा ये है कि वैज्ञानिक तो है, ये एक वैज्ञानिक तरीके से हम यहाँ पे पूरे स्टेप्स को फॉलो करते हैं, हम वैज्ञानिक तरीके से समस्या समाधान यहाँ पर करते हैं विद्यालय की, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी इसमें वैज्ञानिकता का अभाव पाया जाता है। कई बार जो हमारे रिजल्ट होते हैं वो इतने वैलिड और इतने कंसिस्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसमें पूर्णतः वैज्ञानिकता नहीं पाई जाती है, कहीं ना कहीं वैज्ञानिकता का अभाव पाया जाता है। दूसरा है कि निष्कर्षों को हम ये अन्य पे लागू नहीं कर सकते, यानी कि जो अगर इधर एक्शन रिसर्च का मेरा जो रिजल्ट आएगा उसे मैं किसी कॉलेज में, विश्वविद्यालय में या किसी दूसरी संस्था में अप्लाई नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि जो समस्या होती है वो उस पर्टिकुलर क्षेत्र की होती है, उस पर्टिकुलर क्लास की होती है, जिसे मैं अन्य पे नहीं कर सकती। तो यानी कि इसमें हम सामान्यीकरण नहीं कर पाते हैं, सामान्यीकरण का अभाव यहां पर पाया जाता है। और लास्ट हमारा आता है कि इसमें विश्वसनीयता और वैधता दोनों का अभाव पाया जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी और वैलिडिटी इसमें कई बार नहीं हो पाती है। कई बार जो शिक्षक है वो इतने ट्रेंड नहीं होते हैं, तो जिस वजह से इसमें क्या है कि व्यक्तिगत प्रभाव पड़ता है, बायसनेस पाई जाती है। तो इसमें क्या है कि विश्वसनीयता और वैधता का अभाव पाया जाता है। सो गाइस, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सारी चीजें एक्शन रिसर्च की मैंने यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस करने की कोशिश की है। अगर सेशन अच्छा लगता है तो इस सेशन को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और कोई भी आपको फीडबैक देना हो, कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो आप जरूर पूछिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार हो। तो मिलते हैं अब अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।